एपिसोड की शुरुआत में हम लोग इलाइजा को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर अब अर्थर उसके लिए टॉवल लेकर आ जाता है। ये देखकर इलाइजा काफी शर्मा जाता है और कहता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, तुम ऐसे अंदर क्यों आ रहे हो। तो अर्थर अब उसे कहने लगता है कि रिलैक्स हो जाओ, वैसे भी भाप की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं। जिस पर इलाइजा कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो अर्थर अब वहाँ से जाता हुआ कहता है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा बोलकर अर्थर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर इलाइजा अब गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में वापिस से अब अर्थर अपने मास्क को देख रहा होता है और अब वो सिल्वी से कहता है कि पिछले 2 सालों में काफी कुछ हुआ है ना। तभी इलाइजा वहाँ पर आकर अर्थर से कहता है कि जाओ, अब तुम्हारे नहाने का समय हो चुका है। वैसे तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। तो अर्थर कहता है कि मैं विंसेंट के साथ जरा बात कर रहा था, मैंने उससे तुम्हारी भी बात करी है जिससे कि तुम ज़ायरस एकेडमी को अटेंड कर सको। ये सुनकर इलाइजा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तो फिर विंसेंट ने क्या कहा। जिस पर अर्थर कहता है कि उसने कहा। ऐसा बोलकर अर्थर उसे कुछ बताता नहीं है, वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है नहाने के लिए। अगले सीन में हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलाइजा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि मैं काफी जल्द ज़ायरस एकेडमी का स्टूडेंट बनूंगा। वो अब अर्थर से कहता है कि क्या ज़ायरस एकेडमी के अंदर हम लोग काफी कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो सबसे बेस्ट मैजिक एकेडमी है। तो अर्थर कहता है कि शुरुआत में हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, बाकी के जितने भी स्टूडेंट होंगे हम लोग उनसे तो काफी गुना ज्यादा होंगे, इसलिए चीजें स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बोरिंग होएगी। जिस पर इलाइजा कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये सुनकर अर्थर कहता है कि बेहतर ये रहेगा कि मैं अकेडमी के अंदर लाइटनिंग और आइस मैजिक को सीखूं, क्योंकि लाइटनिंग मैजिक यूज करने में मेरा काफी ज्यादा माना लगता है और जब मैंने आइस मैजिक को यूज किया था तब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं साथ में बीस्ट व्हील को भी यूज कर रहा था। अर्थर ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी इलाइजा उसे कहता है कि तुम लूकस का क्या करने वाले हो जब तुम एकेडमी के अंदर जाओगे। तो अर्थर कहता है कि लूकस को मेरी असली आइडेंटिटी तो पता ही नहीं है और जब तक मैं इतना ताकतवर नहीं हो जाता हूँ, जब तक मैं उसकी फैमिली का कुछ ना कुछ कर सकूं, तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रहूंगा। तब तक के लिए मेरे को काफी सारी ट्रेनिंग करनी होगी। ये सब छोड़ो, वैसे ये बताओ कि तुमने आखिरकार हमारे बीच में ये तकिया क्यों अड़ा कर रखा हुआ है। तो अब इलाइजा शर्मा जाता है और कहता है कि हम लोग लड़के हैं और एक ही बेड पर हम लोग इस तरीके से सोएंगे तो अजीब हरकतें ना हो जाए, इसलिए। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम तो काफी शर्मीले हो, सोच कर देखो अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तब तुम क्या करते। ये सुनकर इलाइजा फिर से शर्मा जाता है और वो अर्थर की तरफ अपना तकिया फेंक देता है। इसके बाद वो काफी फिर से शर्माता हुआ अर्थर से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं ज़ायरस एकेडमी के अंदर जाऊंगा तब मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड पटा पाऊंगा। ये सुनकर अर्थर अब उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा काफी सीरियस होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब चीजों में हो। जिस पर इलाइजा कहता है कि हाँ, तुम्हें तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारी तो लव लाइफ एकदम सेट है। जो सुनकर अर्थर कहते हैं कि चिंता मत करो, एकेडमी में जितनी भी लड़कियां होंगी वो मेरे लिए छोटी बच्ची होंगी। ये सुनकर इलाइजा कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिस पर अर्थर कहता है कि बात को इग्नोर करो और जल्दी से सो जाओ। तो इलाइजा भी अब सो जाता है। अगले सीन में अर्थर अब जैसे सोकर उठता है उसे वहाँ पर विंसेंट मिलता है। विंसेंट अब उसे कहने लगता है कि तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें एक इन्वेंटर से बात करनी है, तो मैंने एक इन्वेंटर से बातचीत शुरू कर दी है। उसका नाम जिडियन है, वो एक काफी ज्यादा फेमस रिसर्चर है। उसने सेपन किंगडम के लिए काफी सारे आर्टिफैक्ट्स और काफी सारी चीजों को इन्वेंट किया है, पर अभी जिडियन को शहर में आने में 3 दिन लगेंगे। तब तक के लिए हम लोग को डाउनटाउन में सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो अर्थर कहता है कि क्यों, वहाँ पर कुछ होने वाला है क्या। जिस पर विंसेंट कहता है कि तुमने सुना नहीं क्या, उस दिन सेपन किंगडम के किंग, एल्फ के किंग और ड्वार्फ के किंग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो सुनकर अर्थर कहते हैं ठीक है, वैसे शुक्रिया जिडियन के साथ मीटिंग सेट करने के लिए। तो विंसेंट कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे उससे तुम्हें कोई काम था क्या। जिस पर अर्थर कहता है हाँ। ऐसा बोलकर अब अपने मन में कहता है कि अगर मैं तुम्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा तब तुम समझोगे नहीं। अर्थर अब मन में कहता है कि अब समय आ चुका है मेरी पास्ट लाइफ की नॉलेज को यूज करने का। तभी अचानक से वहाँ पर रे आ जाता है। वो विंसेंट की दाढ़ी मूंछों को देखकर अब उसे कहता है कि तुम इस हुलिये में लोगों से मिलने के लिए जाओगे क्या, जरा अपने आप को ठीक करो। तो विंसेंट भी कहता है कि हाँ, माफ करना, मैंने नोटिस ही नहीं करा था। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थर अब अपने फादर से पूछता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जिस पर रे बताता है कि चिंता मत करो, मेरी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, मैं अब सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका हूं। ऐसा बोलने के बाद रे अर्थर को अब वही बीस्ट कोर दे देता है और कहता है कि मैंने इसके अंदर से जितना भी माना है वो एब्जॉर्ब तो कर लिया, पर फिर भी ये क्रैक नहीं हुआ। ऐसा बोलकर रे वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे तैयार होना है। वैसे शुक्रिया बेटा मुझे ये बीस्ट कोर देने के लिए। ऐसा बोलकर रे वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अर्थर भी अब अकेले में आ जाता है और अब वो भी काफी कंफ्यूज होता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये बीस्ट कोर तबाह क्यों नहीं हुआ। इसके बाद अर्थर मेडिटेशन करता है और अब उसे पता चलता है कि इस बीस्ट कोर के अंदर तो एक बीस्ट विल है, वो भी उसी एल्डरवुड गार्डियन की। इसके बाद अर्थर हम लोग को बताने लगता है कि बीस्ट विल एक कन्वर्टेड फोर्स होती है जिसका यूज करके जो यूजर्स होते हैं वो यूनिक और पावरफुल मैजिक को प्राप्त करते हैं। तुम्हें बीस्ट विल दो तरीके से मिलता है, या तो एक बीस्ट विल अपने आप को ही तुम्हें दे देता है, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बीस्ट विल को बीस्ट कोर से लेना। अर्थर अब सोचने लगता है कि मेरे अंदर ऑलरेडी एक बीस्ट है, अगर मैं एक और बीस्ट विल को अपने अंदर डाल लूंगा तब क्या होगा, क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं। जिसके बाद अर्थर अब उस एल्डरवुड गार्डियन के बीस्ट विल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर सिल्विया का बीस्ट विल आ जाता है जो कि अब उस एल्डरवुड गार्डियन के ऊपर हमला करके उसे खत्म ही करने वाला होता है। तभी अर्थर जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करता है और वो उस बीस्ट विल को फेंक देता है और कहता है कि ये तो काफी क्लोज था, मेरा बीस्ट विल अभी अभी एल्डरवुड गार्डियन के बीस्ट विल को तबाही करने वाला था। जिसके बाद अर्थर अब सोचने लगता है कि वैसे मेरे फादर इस बीस्ट विल को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाए। तभी उसे वीडियोन की बात याद आती है जहाँ पर वीडियो ने अर्थर को बताया था कि एक बीस्ट विल का जो एलिमेंट होता है वो यूजर के एलिमेंट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तभी वो बीस्ट विल तुम्हें मिल सकता है। ये याद करके अर्थर अब कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इस बीस्ट विल को किसको देना है। अर्थर अब यहाँ पर टेसिया की बात कर रहा होता है। वह सोचने लगता है कि आखिर टेसिया क्या कर रही होगी और कैसी होगी। अगले सीन में अर्थर अब कहने लगता है कि उसके अगले कुछ दिन काफी जल्दी गए, वहाँ पर उसने काफी सारी ट्रेनिंग करी और वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा घूमा। ओवरऑल उसने अपने कुछ दिन एक नॉर्मल लड़के की तरह एंजॉय किए। अगले सीन में एलेनोर अब अर्थर को उठाने के लिए आ रही होती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से उठ जाओ। पर अर्थर तो अभी तक सो रहा होता है, जो देखकर एलेनोर अब सीधा ही उसके ऊपर कूद जाती है, जिस वजह से अर्थर अब चीख मारता है और अब वो एलेनोर से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। जिस पर अब वो उसे कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोग को अनाउंसमेंट में जाना है। ऐसा बोलकर अब वो तो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग भी अब शहर के अंदर आ जाते हैं। अनाउंसमेंट होने में अभी भी थोड़ा सा समय होता है, इसलिए इलाइजा अब अर्थर से कहता है कि मैं आसपास की दुकानों को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी हैं। जो सुनकर इलाइजा अब उसे टोंट मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं पैसे बचाता हूँ। तो अर्थर भी कहता है ठीक है। अर्थर अब सिल्वी से कहता है कि जरा तुम इलाइजा के साथ चली जाओ, मैं जिडियोन से मिलने के लिए जाऊंगा। तो सिल्वी भी मान जाती है और अब वो इलाइजा के साथ चली जाती है। अगले सीन में अर्थर और विंसेंट को दिखाया जाता है जो कि जिडियोन के घर पर आते हैं। पर अब जैसे वो नॉक करते हैं वहाँ पर अब एक बंदा काफी डरावने तरीके से कहता है कि मास्टर जिडियोन आज नहीं है। पर जैसे वो बंदा विंसेंट को देखता है, वो विंसेंट को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि आप तो मास्टर विंसेंट हो, चलो आप अंदर आओ। हमें भी अब पता चलता है कि उस बंदे का नाम होता है हाइम्स। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि हाइम्स अब उन लोगों को अंदर लेकर जाता है। वहीं पर अर्थर को अब काफी ज्यादा अजीब बदबू आ रही होती है। वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ की सफाई नहीं करते हो क्या, यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे कूड़े के ढेर से अब एक बंदा बाहर निकलता है। उसे देखकर विंसेंट कहता है कि जिडियोन, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वहीं जिडियोन भी अब कहने लगता है कि हाल फिलहाल में मैं काफी सारे लोगों से मिलकर थक चुका हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से रॉयल फैमिली के काफी सारे मैसेंजर आते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसा इन्वेंशन करूं जिसका यूज करके ओशन को भी ट्रेवल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अर्थर भी अब अपना इंट्रोडक्शन अब उसे देता है। उसे देखकर जिडियोन अब विंसेंट से कहता है कि आखिर तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी अपना स्टूडेंट नहीं लेता हूँ। तो विंसेंट कहता है कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर अर्थर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तभी अर्थर भी अब जिडियोन से कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो अब उससे कहता है कि तुम्हें एक ऐसी चीज चाहिए ना जिसका यूज करके ओशन पर भी ट्रेवल किया जा सकता है, मुझे पता है कि वो क्या चीज है। ये सुनकर जिडियोन कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। तो अर्थर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब वहाँ पर अब कुछ ड्रॉ करने लगता है, जिसे देखकर जिडियोन अब उससे कहता है कि बच्चे तुम इस तरीके से ड्राइंग करोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तुम जैसा बच्चा और क्या ही बना सकता है। पर तभी अचानक से वो जैसे अब अर्थर की ड्राइंग को देखता है वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अब कहता है कि ये तो एक ऐसे इंजन का डिजाइन है जो कि मानव से नहीं बल्कि स्टीम से चलता है। वो देखकर कहता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। पर अब वो देखता है कि इसके अंदर तो कुछ पार्ट मिसिंग है। जो सुनकर अर्थर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने जानबूझकर कुछ डिटेल्स को छुपा दिया है, पर अगर तुम्हें वो डिटेल्स चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ये सुनकर जिडियोन कहता है कि तुम तो काफी लालची हो, पर कोई बात नहीं, मेरे पास भी ऐसा कमाल का सामान है जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर को सबसे पहले आयरनाइज डायमंड दिखाता है। जिडियोन और विंसेंट से कहता है कि तुम तो बता ही सकते हो कि ये जो डायमंड है ये कितना ज्यादा कीमती है। ये अपने से 5 गुना ज्यादा माना स्टोर कर सकता है। पूरे कॉन्टिनेंट में ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है।
वहीं अर्थर कहते हैं कि ये चीज अच्छी तो है पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद अब जीडियोन अब और भी अलग अलग सामान को अर्थर को दिखाता है पर अर्थर को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता है। ये देखकर जीडियोन अब परेशान हो जाता है। वो अब कहता है कि लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। वो अब हाइम से कहता है कि उन पेंडेंट्स को लेकर आ जाओ। ये सुनकर हाइम हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन वो पेंडेंट तो उन लोगों के लिए है ना। जिस पर जीडियोन भी कहता है कि हाँ मुझे पता है पर उन पेंडेंट्स को लेकर आओ। तो अब हाइम्स भी वहाँ पर 2 पेंडेंट्स को लेकर आ जाता है। इसके बाद अब जीडियोन बताता है कि मैंने बेस्ट डिजाइनर का यूज करके इसे रॉयल फैमिली के लिए बनवाया है। वहीं पर अब उस पेंडेंट को देखकर अर्थर अब कहता है कि ये तो फीनिक्स व्रिम से बना है ना। तो जीडियोन कहते हैं हाँ पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। दूसरी तरफ विंसेंट भी पूछता है कि आखिर ये फीनिक्स व्रिम क्या होता है। तो जीडियोन बताता है कि ये एस क्लास माना बीस्ट होते हैं जो कि ड्रैगन्स की तरह ही रेयर होते हैं। वो जाने जाते हैं अपनी यूनिक एबिलिटी की वजह से। वो अपनी खुद की लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सुनने के बाद अर्थर जीडियोन से कहता है कि इसका मतलब तुमने उन लोगों की एबिलिटीज को इस पेंडेंट के अंदर डाल दिया है ना। तो जीडियोन कहते हैं हाँ बिल्कुल फीनिक्स व्रिम की तरह ही ये पेंडेंट तुम्हें खतरे से अपने आप ही बचा लेता है। जिस भी बंदे ने इस पेंडेंट को पहन रखा होगा उस बंदे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल आ जाएगा। ये शील्ड काफी पावरफुल होती है पर अगर बाय चांस वो शील्ड टूट भी जाती है तो इस पेंडेंट के अंदर जितना भी माना स्टोर है वो सारा माना यूज हो जाएगा और इसका जो यूजर है वो अपने आप ही एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक फीनिक्स व्रिम करता है। ये सुनकर अर्थर पूछता है कि आखिर इस पेंडेंट के इफेक्ट को कितनी बार यूज किया जा सकता है। तो जीडियोन कहता है कि वैसे बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने ऑलरेडी 5 फीनिक्स व्रिम बीस्ट कोर को वेस्ट कर दिया है जो कि एस क्लास कोर से भी काफी ज्यादा महंगे थे। पर अगर एक बार सोचा जाए तो शायद से इसके इफेक्ट को 2 बार यूज किया जा सकता है। ये सुनकर अर्थर अब सोचता है कि वो इस पेंडेंट को एलेनोर और अपनी मदर को दे सकता है। पर तभी वो जीडियोन से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि ये जो पेंडेंट है ये रॉयल फैमिली के लिए है। तो जीडियोन कहता है कि हाँ जो कोर को डोनेट करने वाले पर्सन थे वो रॉयल फैमिली ही थे। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे दिमाग में इस स्टीम इंजन का आइडिया आया कैसे है और आखिरकार तुम मुझे ये बता क्यों रहे हो, बदले में तुम्हें कोई चीज क्यों चाहिए, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर अर्थर कहता है कि मेरी छोटी बहन का काफी जल्द बर्थडे आने वाला है तो मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और वैसे भी मैं इस सीक्रेट को इसलिए रिवील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे किस काम के लिए यूज करोगे। इस पेंडेंट के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी कुछ काम की इन्फॉर्मेशन बताओ। तो जीडियोन कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो यहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे तो तुम अनाउंसमेंट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। जिस पर अर्थर कहता है कोई बात नहीं, मैं श्योर हूँ कि तुम जैसे पर्सन के पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मुझे स्पीच में भी सुनने को नहीं मिलेगी। वैसे अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इस स्टीम इंजन के ब्लूप्रिंट को जला दूंगा। ये सुनकर जीडियोन घबरा जाता है और अब वो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कि आखिरकार हम लोग को इस शिप की क्यों जरूरत है जो कि स्टीम इंजन से बनेगी। वो बताता है कि पिछले साल हम लोग को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि एक और कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्टिनेंट के अलावा भी। ये सुनकर विंसेंट कहता है क्या सच्ची में। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या आपको इसके बारे में पता था। तो वो कहता है कि रॉयल फैमिली का एक एम्प्लॉय मुझे बता तो रहा था पर मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं था। पर अब जीडियोन की बात सुनकर मुझे अब कंफर्मेशन मिल गई है कि सही में वो कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। अर्थर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतने श्योर कैसे हो कि दूसरा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। जिस पर वो कहता है कि हम लोग एविडेंस के बेस पर ऐसा कह पा रहे हैं। कुछ साल पहले हम लोग को एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला जो कि एक बर्ड लाइक माना बीस्ट के साथ अटैच था। उस माना बीस्ट को कभी भी हम लोगों ने अपने इस कॉन्टिनेंट पर पहले कभी नहीं देखा था। उस माना बीस्ट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसका यूज करके वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कैमोफ्लेज कर सकता था। ये सुनकर विंसेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि एक ऐसा माना बीस्ट जो कि उड़ भी सकता है और कैमोफ्लेज भी हो सकता है, आखिरकार तुम लोगों ने उसे पकड़ा कैसे। तो जीडियोन कहता है कि हमने उसे लक से पकड़ा। कुछ एडवेंचरर स्क्विरल्स को हंट करे थे पर गलती से उन लोगों ने उस बर्ड को हिट कर दिया। इस बात को छोड़ो, उसके ऊपर एक ऐसा आर्टिफैक्ट अटैच था जिसे मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा। वह बताता है कि मुझे मेरी रिसर्च के बाद पता चला कि वो जो आर्टिफैक्ट है वो मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकता है। ये सुनकर अर्थर कहते हैं कि आखिर इससे क्या प्रूफ पता चलता है कि दूसरा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। क्या पता उस आर्टिफैक्ट को किसी एक ऐसे बंदे ने बनाया होगा जो कि इसी कॉन्टिनेंट में रहता होगा। जो सुनकर विंसेंट अर्थर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा जो कि सबसे बेस्ट इन्वेंटर है आर्टिफैक्ट बनाने में। मैंने तुम्हें एक बात अच्छे से नहीं बताई थी, जीडियोन जो है वो हिस्ट्री का सबसे ग्रेट आर्टिफिशियर है, यानी कि वही सबसे बेस्ट आर्टिफैक्ट बनाता है। उसके अलावा ऐसे आर्टिफैक्ट कोई बना ही नहीं सकता है। इसके बाद अब जीडियोन कहता है कि वो जो आर्टिफैक्ट था हम लोग को जरूर इसीलिए लगता है क्योंकि वो दूसरे कॉन्टिनेंट का है, क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के अंदर डिटेल मूविंग इमेजेस थी, वो भी तीनों किंगडम्स की। इसका ये
मतलब है कि वो जो नया कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पावरफुल मेजेस भी हो सकते हैं और हाईली एडवांस आर्टिफैक्ट भी, जो कि काफी बड़े खतरे वाली बात हो सकती है। ये सुनकर अर्थर कहता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, पर ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज है, अभी तक सच्ची बात नहीं है। ऐसा बोलकर अर्थर अब वापस से उस स्टीम इंजन को पूरा बनाने लगता है और कहता है कि हम लोग स्टीम इंजन का यूज करके इस न्यू कॉन्टिनेंट को देख लेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि विंसेंट और अर्थर वहां से जा रहे होते हैं, जहां पर विंसेंट अर्थर से कहता है कि जिडियोन को तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर एक स्टीम इंजन का यूज करके इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। ये सुनकर अर्थर भी अब सोचता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर माना पर ही डिपेंड होते हैं, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। अर्थर वापस से जिडियोन की बात याद करता है, जहाँ पर जिडियोन ने कहा था कि पावरफुल मैजिस एग्जिस्ट कर सकते हैं उस नए कॉन्टिनेंट पर। वो याद करके अर्थर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ पर जाकर मैं और भी ताकतवर हो सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि इलाइजा भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो लोग अब अनाउंसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। इलाइजा अब अर्थर को बताने लगता है कि एल्डर राडियस ने मुझे बताया है कि तीनों किंगडम एक साथ मिलकर ऑडियंस में आने वाले हैं। ये सुनकर अर्थर अब सोचता है कि इसका मतलब तो मेरे ख्याल से वो लोग उस नए कॉन्टिनेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं जिसके बारे में जिडियोन ने कहा था। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग अब एक लड़की को पीट रहे हैं, वो भी बिना किसी बात पर। वहीं पर जो बंदा उस बंदे को पीट रहा होता है वो उसे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक ड्वार्फ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से आने की, तुम अपने आप को इस तरीके से माना से बचा रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या इस तरीके से माना को बाहर यूज करना फॉरबिडन है, यानी कि मना है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का अब उसे एक लोहे की पाइप से मारने वाला होता है। ये देखकर इतने में इलाइजा बीच में आ जाता है और वो उस बंदे को रोकता है। वो भी अब उस बंदे से कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों कर रहे हो, जो सुनकर वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और अब वो इलाइजा को चाटा मार देता है। वो अब कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मजे को खराब करने की। वहीं पर विंसेंट इस लड़ाई को रोकने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अर्थर उसे रोक लेता है। वहीं पर विंसेंट अब ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अर्थर गुस्से में आ चुका है और अब उसका ऑरा भी निकल रहा है। दूसरी तरफ इलाइजा भी अब सोचता है कि अगर मैं इन लोगों से लड़ने के लिए अपना मैजिक यूज करूंगा तो अर्थर और विंसेंट प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तभी वो लड़का अब इलाइजा के अब कपड़ों पर देखता है और कहता है कि ये तो किंगडम ऑफ ड्वार्फ का सिंबल है, यानी कि तुम भी एक ड्वार्फ हो, जरा मुझे तुम्हें भी सबक सिखाने दो। ऐसा बोलने के बाद अब इलाइजा को भी मारने वाला होता है। तभी अर्थर वहाँ पर उन लोगों को गुस्से में देखने लगता है, जो देखकर अब वो लड़का भी कहता है कि लो एक और नमूना आ गया, चलो जरा इसके साथ भी खेल कर इसे सबक सिखाते हैं। जो सुनकर अर्थर भी स्माइल करता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भी तुम लोग के साथ खेलना है। वहीं पर अर्थर उन लोग को ये बात काफी गुस्से से कह रहा होता है। अगले सीन में हम लोग को अब घोड़ा गाड़ी के अंदर प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंस अब कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हम लोग स्पीच को ज्वाइन करें, पर क्या हम लोग को इस तरीके से सीक्रेट तरीके से ट्रैवल करना जरूरी है? हमारे साथ यहाँ पर तो कोई गार्ड भी नहीं है। ये सुनकर अब उनका एक बॉडीगार्ड कहता है कि चिंता मत करो, मैं अकेले काफी हूँ। वैसे भी प्रिंसेस कैथरीन ने कहा है कि वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर सोल्जर्स आए जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा टेंशन आए। ये सुनकर कैथरीन कहती है कि मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ गया। जिस पर प्रिंस कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बस हमेशा अपने आप को लाइब्रेरी में बंद रखती हो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इस पर कैथरीन कहती है चुप रहो, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो क्योंकि तुम्हारे साथ जो लड़की दोस्त तुम्हारे साथ आने वाली थी उसने लास्ट टाइम पर कैंसिल कर दिया। ये सुनकर अब प्रिंस की बोलती बंद हो जाती है। वो लोग अब आपस में फिर से बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी कैथरीन की नजर अब अर्थर के ऊपर चली जाती है। वहीं पर अर्थर भी काफी गुस्से में होता है, जो देखकर विंसेंट काफी डर जाता है। वो अब कहता है कि मैंने अर्थर को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, अगर मैंने अर्थर को जल्दी नहीं रोका तो ये जितने भी बच्चे हैं ये मर जाएंगे। अर्थर इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। विंसेंट अब घबराता हुआ अर्थर के सामने आ जाता है और अब वो उन लोगों से कहने लगता है कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग चोटिल हो जाओगे। विंसेंट अब अर्थर से भी कहने लगता है कि इन लोगों को इग्नोर करो, ये बस बच्चे हैं। वहीं ये देखकर वो बच्चे भी अब विंसेंट का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये देखो एक बूढ़ा आदमी इस तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी एम्बेरेसिंग बातें हैं। जो सुनकर विंसेंट अपने मन में कहता है कि बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पर अर्थर तो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। वो विंसेंट से कहता है कि अंकल विंसेंट प्लीज जरा साइड हट जाओ। वहीं अर्थर के इतने गुस्से को देखकर विंसेंट भी कुछ नहीं कर पाता है, वो अब उसे जाने देता है। जो देखकर अब एक हरे बाल वाला लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं इससे लड़ता हूँ, इससे लड़ना काफी इजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक पाइप लेकर अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर अर्थर तो बिना हिले ही उसे काफी आराम से हरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब बाकी एक और बच्चा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथी को इसलिए हरा दिया क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर मैं नहीं।
तुम जैसे कॉमनर को मैं दिखाता हूँ कि आखिर एक नोबल क्या कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से इधर उधर दौड़ता हुआ अर्थर के ऊपर हमला करता है। वो बच्चा अब अपने मन में अर्थर से कहता है कि ये देखो, ये है मेरी 1000 स्टेप स्ट्राइक टेक्निक, जो कि मेरे जनरेशन में काफी समय से पास डाउन होती आ रही है। तुम मेरी मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहे होगे, मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा, तुम उसे डॉज भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से अर्थर के ऊपर हमला करता है और सोचता है कि वो एक ही बारे में अर्थर को हरा देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अर्थर काफी ज्यादा इजीली से उसके अटैक को डॉज कर देता है, जो देखकर वो बच्चा भी हैरान हो जाता है। इसके बाद अर्थर अपने ही डंडे से उस बच्चे के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से अर्थर के हाथ में जो डंडा था वो भी टूट जाता है। जो देखकर अर्थर कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि चीजें इतनी ज्यादा कमजोर होती है, बिना माना के वो टिकती ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लगता है कि अब मुझे अपने हाथ को यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब वही लड़का जिसने की ये लड़ाई शुरू करी है, वो अब याद करता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि जो हमारे मुक्का होता है वो किसी भी वेपन से ताकतवर होता है। ये याद करने के बाद वो अपनी पाइप को ही फेंक देता है, जो कि उसने लोहे की उठा रखी थी, और अब वो मुक्के से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं अपने एक ही मुक्के से इसे सबक सिखा दूंगा। ऐसा बोलकर अब वो अर्थर से लड़ने वाला था, पर तभी उसे अर्थर का अब काफी खतरनाक ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वो भी अब घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार इसका ऑरा मेरे फादर से भी कैसे ज्यादा खतरनाक है। वो अब काफी घबराते हुए अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर अर्थर अब उसके मुंह पर कितनी खींच के मुक्का मारता है, जिस वजह से जमेल का चेहरा ही पूरा बदल जाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसी के साथ अभी फाइट ओवर हो जाती है और अब अर्थर भी वहां से जाने लगता है, पर तभी जमेल को अब होश आता है। वो अब काफी गुस्से में होता है अर्थर के लिए। वो अब कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ये हालत करने की। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करके अर्थर के ऊपर पीछे से ही हमला कर देता है। वहीं पर अर्थर और बाकी सभी लोग रेडी नहीं होते हैं, वो हमला अब उनको लगने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बर्फ की शील्ड बन जाती है, जो कि जमेल के हमले को रोक लेती है और हमें पता चलता है कि ये जो बर्फ की शील्ड है ये और किसी ने नहीं बल्कि प्रिंसेस केथलीन ने लगाई है, जो कि यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमें अब केथलीन के मन की बात दिखाई जाती है। केथलीन अब अर्थर के बारे में याद कर रही होती है, उस इंसिडेंट के बारे में वो याद कर रही होती है जो कि उस समय पर कैसल में हुआ था, यानी कि उस ऑक्शन वाले इवेंट में उसने अर्थर को पहली बार देखा था। अर्थर को वो देखकर कह रही होती है कि अर्थर एक दूसरे बच्चे की ही तरह था, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। पर ऐसा मुझे सिर्फ थोड़े समय के लिए लगा, मुझे बाद में अर्थर थोड़ा अलग लगने लगा। वो बाकी इमेच्योर लोगों की तरह नहीं था जो कि मुझे पसंद नहीं आते थे, वो काफी मैच्योर था। अर्थर अलग है, इसलिए वो मुझे पसंद है। तभी अब वहाँ पर प्रिंस कर्टिस भी आ जाता है। वो अब कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उन लोग को देखकर अब वो बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि वो तो प्रिंस और प्रिंसेस हैं। वो लोग अब काफी घबरा जाते हैं, इसलिए वो उन लोग को झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो बस यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे और ये लोग आकर हम लोग को बिना किसी कारण के पीटने लगे। ये सुनकर इलाइजा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम ही लोग तो इस लड़के को मार रहे थे। वहीं पर कर्टिस तो उन बच्चों की बात पर विश्वास कर लेता है। वो अब अर्थर से कहता है कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं। वहीं केथलीन को तो इन बच्चों की बात पर विश्वास ही नहीं होता है। वो अपने मन में कह रही होती है कि कम से कम इन लोग की बातें तो सुन लो। कर्टिस की बात सुनकर अर्थर कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। ये सुनकर जमेल हंसने लगता है। वह सोचता है कि इस लड़की के अंदर तो मैनर्स भी नहीं है, ये सैपिन किंगडम के प्रिंस को मजाक बता रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो बॉडीगार्ड भी अब अर्थर का कंधा पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से इस तरीके से बात करने की। तो अर्थर भी अब उसका काफी तेजी से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माफ करना, जब भी मैं बकवास बात सुनता हूँ तो मेरे बोलने का तरीका ऐसा ही हो जाता है। वहीं पर अर्थर ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था, जो देखकर वो बॉडीगार्ड भी डर जाता है और कहता है कि आखिर इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे है। तभी वहाँ पर विंसेंट आकर उस बॉडीगार्ड का हाथ वहाँ से हटा देता है और कहता है कि माफ करना, ये मेरा भतीजा है। दरअसल वो जो लड़के हैं वो सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। वहीं पर कर्टिस तो अब विंसेंट को पहचान जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंसेंट कहता है कि हम लोग अनाउंसमेंट की तरफ जा रहे थे, तभी हम लोगों ने देखा कि ये लड़के एक बच्चे को मार रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए थे। जो सुनकर कर्टिस भी अब उसी लड़के की तरफ देखता है। हम लोग भी अब देखते हैं कि उस लड़के की काफी ज्यादा बुरी हालत होने लगी है। जो देखकर कर्टिस अब उन्हीं बच्चों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम लोग का नाम क्या है। जिस पर जमेल अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं ट्राइडेंट हाउस का पहला बेटा हूँ। ये सुनकर अब कर्टिस थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अब सोचता है कि जो हाउस ट्राइडेंट है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अगर मैंने कोई भी एक्शन लिया तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइडेंट फैमिली है वो एकेडमी के लिए काफी बड़े डोनेशन लेकर आती है। दूसरी तरफ अब जमेल भी अब मन में हंसने लगता है। वो अब कहता है कि हाँ कर्टिस, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा कीमती हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी करा तो तुम्हें कितना नुकसान होगा।
दूसरी तरफ केथलीन अब जमेल से कह रही होती है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो अब उसे पनिशमेंट देने वाली होती है, पर तभी कर्टिस उसे रोक लेता है और कहता है कि अंत में कोई ज्यादा चोटिल नहीं हुआ है, इसलिए काम करते इस बात को इग्नोर करते और आगे बढ़ते हैं। ये देखकर जमेल अब खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ देखा, कहा था ना कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ अब देखकर अर्थर अब विंसेंट से कहता है कि क्या आपके पास वही कम्युनिकेशन स्क्रॉल है? तो वो कहता है हाँ ये लो। तो अर्थर अब उस स्क्रॉल को लेकर जायरस एकेडमी के डायरेक्टर को कॉल लगा देता है। वो डायरेक्टर एक बार तो गुस्सा हो जाती है विंसेंट पर। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से कॉल लगाने की। पर तभी वो अर्थर को देखती है और कहती है कि अर्थर ये तो तुम हो, कैसे हो? सिंथिया अब अर्थर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर सिंथिया इतनी अच्छे से क्यों बात कर रही है अर्थर से। तभी अर्थर अब सिंथिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जमेल और उसके दोस्त के पूरे ग्रुप को एकेडमी से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये लोग रेसिस्ट होकर बुली कर रहे थे और साथ में सिटी के अंदर ये लोग मैजिक का भी यूज कर रहे थे। वहीं सिंथिया अब जैसे सुनती है कि जमेल ट्राइडेंट फैमिली से है, वो अब कहती है कि मेरे ख्याल से ऐसा करना सही नहीं रहेगा। जो देखकर अब जमेल भी खुश हो जाता है और अब वो अर्थर से मन में कहता है कि हाँ भले तुम डायरेक्टर से कितना भी क्लोज हो, तुम इस तरीके से मुझे एकेडमी से नहीं निकलवा सकते हो। तभी अर्थर अब सिंथिया से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी एकेडमी के अंदर आऊं तो मेरी बात मान लो। ये सुनकर सिंथिया घबरा जाती है और वो एक ही बारे में कहती है कि ठीक है, मैं इसे निकाल रही हूँ, इसके फ्रेंड्स को भी। ये सुनकर वो सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जमेल की मदर का अब उसको कॉल आता है और कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें जायरस एकेडमी से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कर्टिस भी अब अर्थर के पास आता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं करी थी। जिस पर अर्थर कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा भी थोड़ा बहुत बात करने का तरीका सही नहीं था। तो कर्टिस कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा होना भी सही था, वैसे भी ये बच्चे डिजर्व नहीं करते थे एकेडमी में आना। कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरीके से रेसिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर कर्टिस अब घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो अब केथलीन से कहता है कि पिछली बार से अर्थर तो काफी ज्यादा बदल चुका है। वहीं केथलीन तो उसकी बात सुनी नहीं रही होती है। वो अब अर्थर को जाता हुआ देखती है, पर तभी अचानक से वो अर्थर को रोक लेती है। वो अब अर्थर से कहती है कि क्या तुम एक बार कभी एक साथ में चाय पीना चाहोगे? वहीं अर्थर भी थोड़ा बहुत शौक हो जाता है और वो कहता है हाँ जरूर। ये सुनकर अब केथलीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्माइल करके कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सीधा एकेडमी में मिलूंगी। जिस पर अर्थर भी कहते हैं ठीक है। वहीं ये देखकर विंसेंट और इलाइजा काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार अभी अभी ये क्या हुआ। दूसरी तरफ अब ये देखकर कर्टिस भी शौक हो जाता है। वो अब सोचता है कि मेरी बहन तो काफी ज्यादा कोल्ड थी, वो तो इमोशंस दिखाती नहीं थी, आखिर अभी इसे ये क्या हो गया। दूसरी तरफ अब केथलीन भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि हाँ अर्थर सही में बाकी लोगों से अलग है। अगले सीन में हम लोग को अब कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट के सभी लोग आपस में इकट्ठा हैं। अर्थर भी अब कह रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन लोग को पता चलने वाला है कि एक और कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। पता नहीं ये लोग आखिरकार कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता है कि ये जो नया कॉन्टिनेंट है ये हम लोगों पर नजर रख रहा है, वो भी कैमोफ्लेज, माना बीस्ट और रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट का यूज करके। ऐसा तो वो लोग इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उन लोग को हमसे डर लग रहा है, या फिर उन लोग के कुछ और ही इंटेंशंस हैं। क्या मैंने उस स्टीम इंजन के बारे में बताकर सही किया है? क्योंकि हम लोग उस स्टीम इंजन का यूज करके उस कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएंगे। शायद मैंने सही चॉइस ली होगी, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट क्या पता हमारे ऊपर हमला करने वाला होगा। अगर हम लोग ही सबसे पहले वहां पहुंच जाएंगे तो शायद से हम लोग उनके ऊपर पहले हमला कर पाएंगे। अर्थर अब ये सब कुछ अब सोच रहा होता है, तभी उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम तो पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। तो अर्थर कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुनकर अब उसकी मॉम कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल 12 साल के बच्चे जैसा एक्ट करो। तुम कुछ जल्दी ही मैच्योर होने की एक्ट करते हो। और वैसे हाँ, याद रखना, मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता होती रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम करना चाहते हो मैं वो तुम्हें करने से रोकूंगी। ये सुनकर अर्थर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है शुक्रिया मॉम। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अनाउंसमेंट अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर वहाँ पर होलोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग सभी लोगों से कहते हैं कि मेरा नाम है ब्लेन। वो अब सभी से कहता है कि सभी लोग मुझे सैपिन किंगडम के किंग के नाम से जानते हो, पर आज मैं इस कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे साथ में हमारे कॉन्टिनेंट के बाकी किंगडम के किंग और क्वीन भी हैं, जो कि आज इकट्ठा हुए हैं। उन सभी लोगों को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो अब बाव करने लगते हैं। ब्लेन अब सभी लोगों से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को पता ही है कि इंसान और एल्फ एक दूसरे को हेट करते थे, वो एक साथ कभी रहते ही नहीं थे। दूसरी तरफ जो ड्वार्फ थे उन्हें बस बिजनेस पार्टनर ही कहा जाता था, पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि चीजें ऐसे ही कंटिन्यू रहे। हम राजा लोग काफी बार मिल चुके हैं जब भी कोई परेशानी आती है। अब से 2 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो तीनों रेसेस हैं, यानी कि ड्वार्फ, एल्फ और इंसान, वो तीनों ही एडवेंचरर बन सकते हैं।
मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि जितने भी लोग हैं यानी कि ह्यूमन, एल्फ और ड्वार्फ, वो सभी लोग एक साथ अपने गोल को पूरा कर रहे हैं एडवेंचरर बनने के लिए। पिछले साल हम लोगों ने एक और माइलस्टोन पूरा किया है और जो कि है ज़ायरस एकेडमी का। अब से ज़ायरस एकेडमी के अंदर भी एल्फ और ड्वार्फ जा सकेंगे। इससे एक नई जनरेशन तैयार होगी जिससे कि हम लोग काफी सारी मेमोरीज बना पाएंगे अलग अलग रेसेस के साथ। मुझे पता है कि शुरुआत में तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी इस तरीके से अलग लोगों के साथ अपना रिलेशन बनाने की, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग के बीच में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिस्ट है, तुम लोग उसे हटा दो। ये सिर्फ हमारी ही भलाई के लिए नहीं है बल्कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी है और इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए भी है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम अब देखते हैं कि ब्लेन अब सबसे पहले अर्डुइन को सामने आने के लिए कहते हैं, अब स्पीच देने के लिए। जिन्हें याद नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि अर्डुइन एल्फ का राजा है और साथ में वो टेसिया का फादर भी है। अर्डुइन अब सभी से कहता है कि ये मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है तुम सभी लोगों से बात करने की। वो अब कहता है कि ब्लेन ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग को सारे काम इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए करने हैं, पर हमारा जो विजन है वो अभी इतना क्लियर नहीं है। सच बताऊं तो हमारे इस कॉन्टिनेंट में काफी सारी अननोन चीजें हैं जिनको आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। ऐसी जगह हमारे कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है जो कि काफी खतरनाक है। पर क्या होगा अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि और भी ज्यादा मिस्ट्रीज और खतरा एग्जिस्ट करता है। इस समय पर हम लोग ये अनाउंस करते हैं कि हम लोग को ये एविडेंस मिले हैं कि एक और कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अब पैनिक करने लग जाते हैं। ये सब माहौल देखकर रथ भी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये होगा। तभी अर्डुइन सभी लोग को शांत करता है और कहता है कि हम लोग का भी यही रिएक्शन है। हम लोग को उस कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, हमारे दिमाग में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। हमें बस इतना पता है कि वो जो दूसरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर काफी मिस्ट्रीज, एडवेंचर है और साथ में खतरा भी हो सकता है। ऐसे भी हम लोग को एविडेंस मिले हैं कि उन लोगों ने हम तक पहुंचने की भी कोशिश करी है, पर हम दोनों ही कॉन्टिनेंट के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतनी दूर तक ट्रेवल किया जा सके। वहीं पर लोग अभी तक शांति नहीं हो रहे होते हैं, जो देखकर अब ड्वार्फ का राजा सामने आता है और वो अर्डुइन को और बाकी सभी लोग को शांत कराता है, जो सुनकर सभी लोग शांत भी हो जाते हैं। जो राजा होता है वो अब कहता है कि जैसे कि अर्डुइन ने कहा हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर ये ऐसा समय जहाँ पर हम लोग को एग्री करना चाहिए एक साथ खड़े होने का और वो चीज करने का जो कि हमारे कॉन्टिनेंट और हमारे लोगों की भलाई के लिए हो। हम लोग को आपस में खुद से लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि तू तो ड्वार्फ है, तू तो एल्फ है, इस तरीके से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारे अपीयरेंस अलग है, हमारे कल्चर्स भी अलग है, पर हम लोग एक ही कॉन्टिनेंट पर जन्म हुए हैं और मुझे इस चीज का गर्व है और मैं ये होप करता हूँ कि हमारे जो इस कॉन्टिनेंट की जनरेशन है वो भी यही फील करती होगी। इस पर सभी लोग अब खुश होकर कहने लगते हैं कि हाँ। इसके बाद वो राजा बताता है कि ये समय आ चुका है एक साथ आने का, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग रेसेस के लोगों को अपॉइंट किया है। टोटल ये लोग 6 होने वाले हैं। हम रॉयल फैमिली मानते हैं कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले और पावरफुल हैं। ये लोग हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन लोग का प्राइमरी गोल होने वाला है मेंटेन करना इस कॉन्टिनेंट को, साथ में ये लोग इस कॉन्टिनेंट को डिफेंड भी करेंगे। ये लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इन लोगों को हम लोग 6 लैंस बुलाने वाले हैं। हम लोग अब देखते हैं कि सभी 6 लैंस को अब अलग अलग रिंग पहनाई जाती है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि वो लोग लैंस हैं। हमें अब उन लैंस का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहले एक एल्फ लड़की सामने आती है, उसका नाम होता है एलिया। उसके बाद एक और लड़की जिसका नाम होता है वेरे ओरिया। इसके बाद एक और लेंस सामने आता है, उसका नाम होता है ऑल्फ्रेड वेरेंड। इसके बाद अब एक और लड़की सामने आती है, उसका नाम होता है आया ग्रैफिन। इसके बाद एक छोटी सी लड़की सामने आती है, उसका नाम होता है मीका अर्थबोर्न। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि फ्यूचर में अर्थर का काफी बड़ा दुश्मन रहने वाला है, उसका नाम है बेरोन वेक्स। अर्थर अब उसे देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लूकस का भाई है, जिसे अर्थर को हराना पड़ेगा अगर उससे लूकस से बदला लेना है तो। इसके बाद अब किंग कहते हैं कि ये सभी लेंस हैं, इन्हें मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ये लोग हमारे ओनर को बुलाएंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अगले सीन में अर्थर अब कहने लगता है कि अनाउंसमेंट का वो जो दिन था उसने मेरे लिए एक रियलिटी चेक सामने लाया। अर्थर कहते हैं कि लूकस ही वो बंदा था जिसने हम लोग को धोखा दिया, उसकी वजह से ही हमारे पार्टी के काफी सारे लोग मारे गए। मुझे बताया गया है कि मैं लूकस से तब तक बदला नहीं ले सकता हूँ जब तक मैं उसके बड़े भाई को ना हरा दूं। पर उसका जो बड़ा भाई है वो एक पावरफुल मेज ही नहीं है, बस अब तो वो एक लेंस है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एक मेड अब अर्थर को तैयार कर देती है, क्योंकि आज अर्थर की छोटी बहन यानी कि एलेनोर का बर्थडे है।
अर्थर अब नीचे जाने वाला होता है। वहीं पर सिल्वी भी अब उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है, पर तभी अर्थर अब उसे कहता है कि नहीं, तुम आज इसी कमरे में रुको, क्योंकि आज पार्टी के अंदर काफी बड़े बड़े गेस्ट होने वाले हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। चिंता मत करो, जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए काफी सारा खाना लेकर आऊंगा। यह सुनकर सिल्वी खुश आती है और कहती है ठीक है फिर तो मैं यहीं रुकूंगी। इसके बाद अब अर्थर वहां से चला जाता है। वो सबसे पहले गेट पर आता है, जितने भी गेस्ट होते हैं वो उन लोग का वेलकम कर रहा होता है। वहां पर अब एक फैमिली आती है, उनके साथ उनकी एक छोटी लड़की भी होती है जो कि अर्थर की उम्र की है, ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है। वहीं पर अर्थर काफी प्यार से उन लोगों को वेलकम करता है, तो वो लोग भी अब बंदे जाते हैं। वहीं पर उस लड़की की जो मॉम होती है वो उस लड़की से कहती है कि ये जो गेट पर लड़का खड़ा है ये तो काफी हैंडसम है, बाद में इसे पूछना कि तुम्हारे साथ डांस करे। यह सुनकर वो लड़की भी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हम लोग भी इलाइजा को देखते हैं, जो कि अब एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो अब उस लड़की से कहता है कि मैं काफी जल्द जायरस एकेडमी में जाऊंगा, चलो क्यों ना हम लोग एक साथ कभी ना कभी लंच करें। इलाइजा अब काफी ज्यादा स्टाइल मारता हुआ ड्रिंक पी रहा होता है, पर गलती से वो ड्रिंक उसी के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर वो लड़की अब वहां से घबरा कर भाग जाती है। इस चीज को तो अर्थर अब देख लेता है और वो हंसने लगता है, पर तभी इलाइजा भी उसकी तरफ देखता है, पर अर्थर अपनी मुंडी घुमा लेता है। तभी अचानक से वहां पर रे आ जाता है। वो सभी लोगों को अनाउंस करता है कि मेरी बेटी आ रही है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जो एलिस है वो एलेनोर को लेकर आ रही होती है। एलेनोर भी अब कहने लगती है कि मुझे लगा था कि हम लोग बस एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं और मुझे इस तरीके की ड्रेस क्यों पहनाई गई है, जिस पर एलिस कहती है इस वजह से। ऐसा बोलने के बाद वो उसकी आंखें खोल देती है और हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं, जो कि अब एलेनोर को बर्थडे विश करते हैं, जो देखकर एलेनोर भी काफी ज्यादा खुश आती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि बर्थडे में काफी सारे इवेंट होते हैं, जैसे कि मैजिक शो, सिंगिंग शो, इसी तरीके से काफी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। वहीं पर रे तो अब थोड़ी बहुत नशे में आ जाता है। वो अब सभी लोगों का शुक्र करता है यहाँ पर आने के लिए। वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी लड़की मेरी बेटी बनी है। ये सुनकर एलेनोर भी शर्मा जाती है। रे अब कहते हैं कि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है, आज मेरी बेटी और मेरा लड़का दोनों डांस करेंगे। ये सुनकर एलेनोर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने प्लान ही नहीं करा था कि वो लोग डांस करेंगे। दूसरी तरफ तेबेता भी अब एलिस से कहती है कि मुझे नहीं पता कि एलेनोर और अर्थर ने डांस की प्रैक्टिस करी है, जिस पर एलिस कहती है कि उन लोगों ने करी नहीं है। वो अब गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ एलेनोर अब अपनी मॉम से जाकर कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे डांस करना नहीं आता है। पर अब इतने में अर्थर उसके पास आता है। वो अपना हाथ आए करके एलेनोर से कहता है कि क्या तुम मुझे मौका दोगी अपने साथ डांस करने का। तब एलेनोर भी हाथ आगे करती है। वो अब कहती है कि मैं मौका तो दूंगी, पर मेरे को डांस नहीं करना आता है, जो सुनकर अर्थर कहता है कि चिंता मत करो। तभी रे अब वहाँ पर गाने बजवा देता है। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को तो काफी प्यारा डांस करना आता है। वो बिना कुछ एलेनोर से मेहनत करवाए हुए उससे डांस करवा देता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पर अर्थर अब एलेनोर से काफी ज्यादा अच्छा डांस कराता है और अंत में वो अपने मैजिक का यूज करके उसे हवा में भी उड़ा देता है और वो उसे काफी ज्यादा स्मूथली नीचे भी ले आता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अर्थर भी अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में डांस लेसेस लिए थे, जो कि आज काम आ गए। वहीं पर सभी लोग अब एलेनोर के पास होते हैं। इतने में वहाँ पर जिडियोन आ जाता है, जो कि अर्थर से कहता है कि क्या हम लोग बात कर सकते हैं। अगले सीन में हम लोग को बाहर एक कैरेज दिखाई जाती है, जहाँ पर उसमें एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की अब दूसरी लड़की से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अर्थर के साथ काफी क्लोज हो, क्या तुम अंदर खुद जाकर उसकी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकती हो। जिस लड़की से वो लड़की बात कर रही होती है, हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी। टेसिया अब कहने लगती है कि अर्थर का फोकस आज उसकी बहन पर होना चाहिए, और वैसे भी हम लोग स्कूल में काफी जल्द मिलने वाले हैं, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर जिडियोन से बात करने के लिए बाहर जाता है। अर्थर जिडियोन से कहता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने नहीं आए होगे। तो जिडियोन कहते नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी बहन को गिफ्ट भी देने आया था, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो जो स्टीम इंजन का जो डिजाइन था उसको काउंसिल ने अप्रूव कर दिया और अब उसकी कंस्ट्रक्शन बननी शुरू हो गई है। वहीं अर्थर हम लोग को बताता है कि काउंसिल और कुछ नहीं होती है, बल्कि राजा और रानियां ही होती है, जो कि आपस में डिस्कशन करते हैं। अर्थर अब उससे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो इन सब के काफी पैसे मिले होंगे ना। तो जिडियोन कहता है कि पैसा, फेम या ताकत, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो कि काउंसिल मुझे कभी नहीं दे सकता है। वो बताने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि जिडियोन से कहते हैं कि हम लोग आपके फैन हैं, हमें आपके डिजाइन काफी पसंद है। वहीं पर इस तरीके से जिडियोन बिजी हो जाता है। अर्थर अब वहीं पर खड़ा होता है। जिडियोन अब उसे कहता है कि कहीं जाना मत, मैं तुमसे बात करने के लिए आऊंगा, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। वहीं जिडियोन अब उन लोगों से बात करने लगता है। ये देखकर अर्थर सोचता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें फेम नहीं चाहिए, अब तुम एक्साइटेड हो रहे हो फेम मिलने के
के बाद। इसके बाद अर्थर भी अब अकेले में खड़ा होता है और सोचता है कि शायद से जो गेस्ट है वो धीरे धीरे अब जाने लगे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लिलिया आ जाती है जो कि अर्थर से कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें पहले मिलने नहीं आ पाई, माफ करना मैं थोड़ी सी लेट आई, मैं सबसे पहले एलेनोर के पास चली गई थी उसे विश करने के लिए। जिस पर अर्थर कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी बन गई हो, इसलिए तुम बिजी हो। वैसे इस बात को इग्नोर करते हैं, काफी समय बाद मिल रहे हैं लिलिया। वहीं अब अर्थर को देखकर लिलिया भी थोड़ी बहुत शर्माने लगती है। वो अब कहती है हाँ सही में बहुत समय हो गया है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि क्या अर्थर हमेशा से मुझसे इतना लंबा था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब काफी सारे गपशप लड़ाते हैं और एंजॉय करते हैं। अर्थर अब उसे कहने लगता है कि तुम एकेडमी के अंदर काफी अच्छा कर रही हो, और वैसे भी यहाँ देखो कितने सारे लड़के हैं जो कि तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम एकेडमी में भी काफी पॉपुलर होगी ना। तो लिलिया अब शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वैसे भी मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद ही बदली है, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर अर्थर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही अप्रूव करूंगा जिस भी बंदे को तुम डेट करोगी, ठीक है। ये सुनने के बाद लिलिया का दिल टूट जाता है क्योंकि ये कहकर अर्थर उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। लिलिया भी अब उदास होकर कहती है ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी हम लोग अब देखते हैं वहाँ जिडियोन आ जाता है। वो अब लिलिया से कहता है कि माफ करना, क्या अर्थर से अब थोड़े समय के लिए मैं बात कर सकता हूँ। तो लिलिया भी अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब जिडियोन अब अर्थर से कहने लगता है कि तुम कितने ज्यादा अजीब हो, अभी अभी ये जो लड़की थी यानी कि लिलिया, इसको तुम पर क्रश है। तो अर्थर कहता है कि मुझे पता है। जिस पर जिडियोन कहता है कि तुम लोग के अंदर तो काफी अच्छी दोस्ती है, तुम रिलेशनशिप में नहीं आओगे क्या इसके साथ। तो अर्थर कहता है कि वो मुझे बस ऐसा पर्सन मानती है जिसने उसकी जिंदगी बदली है। उसके अंदर मेरे प्रति जो फीलिंग्स है वो प्यार के नहीं है बल्कि ग्रेटिट्यूड वाली है, यानी कि शुक्रिया वाली। उसे बस अभी ये बस रियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसे फ्यूचर में पता चल जाएगा कि उसकी फीलिंग्स आखिर है कौन सी। मेरे प्रति बस उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जैसे किसी कोई हीरो मानता है उसकी। ये सुनकर जिडियोन हैरान हो जाता है। वो अब उससे कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा मैच्योर हो कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने साल के हो। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लव वाली एडवाइस देने नहीं आए हो ना, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें काम क्या है। तो जिडियोन कहता है कि हाँ, जैसा मैं पहले कह रहा था, ना ही मुझे पैसा चाहिए, ना ही मुझे फेम चाहिए और ना ही मुझे ताकत चाहिए। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो कि काउंसिल मुझे नहीं दे सकती है, और वो चीज है तुम्हारी नॉलेज। तो अब अर्थर कहता है कि जब मैंने तुम्हें स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट दे दिया था तब मुझे काफी ज्यादा शक हो रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इस तरीके से दुनिया को बदलना चाहिए। अगर मैं अपनी नॉलेज तुम्हें शेयर करूंगा तो ये दुनिया और भी अपग्रेड हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से इंटरवीन करना चाहिए, यानी कि दखलंदाजी देनी चाहिए। ये सुनकर जिडियोन कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हारे पास ऐसे आइडियाज हैं जिससे कि इस दुनिया को सही में बदला जा सकता है। ऐसा बोलकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तो अर्थर अब उसे कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें साफ साफ बताने दो, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हारी सेल्फिशनेस की क्यूरियोसिटी पूरी हो सके। ये सुनकर जिडियोन घबरा जाता है और वह कहता है ठीक है। वह अर्थर से कहता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो, बदले में तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे ऐसे इन्वेंशंस की आइडिया दो जिससे कि दुनिया बदल सके, मुझे बस थोड़े बहुत आइडियाज दे दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हारा एक पर्सनल बेनिफैक्टर बनूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें जिन भी आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूंगा। ये डील अर्थर को काफी पसंद आती है। वो जिडियोन से हाथ मिलाकर कहता है ठीक है। अगले सीन में एलेनोर अब अपने बर्थडे गिफ्ट को खोल रही होती है और वो काफी बोर हो जाती है क्योंकि बार बार उसे काफी सारी सुंदर ड्रेसेस मिल रही होती हैं। इतने में ही अर्थर वहाँ पर आता है और वो एक बड़े से गिफ्ट को देखकर कहता है कि ये वाला गिफ्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है। वो देखकर एलेनोर एक्साइटेड हो जाती है और वो जाते ही सीधा उस गिफ्ट को खोल देती है। उसमें से एक लेटर भी नीचे गिरता है जिससे अब अर्थर पढ़ने लगता है। वहीं एलेनोर अब गिफ्ट को खोलती है और अब उसमें से एक बो बाहर निकलता है जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आता है। वहीं विंसेंट देखकर कहता है कि ये बो का डिजाइन तो थोड़ा एल्फ वाला लग रहा है, आखिर इसे किसने भेजा होगा। वहीं पर गिफ्ट पे कोई नाम नहीं लिखा होता है, पर अर्थर समझ जाता है कि जरूर इसे टेसिया ने भेजा होगा। इसके बाद अब एलेनोर अब अपने भाई यानी कि अर्थर से कहती है कि आप अपना गिफ्ट नहीं दोगे। ये सुनकर एलिस अब उसे कहती है कि इस तरीके से कोई गिफ्ट मांगा जाता है क्या। ये देखकर अर्थर भी हंसता है और अब वो अपना गिफ्ट बाहर निकालता है। वो अपना गिफ्ट एलेनोर और अब उसकी मॉम को भी देता है। एलेनोर अब उस गिफ्ट को खोलती है जिसमें से अब वही पेंडेंट निकलता है। अर्थर अब बताने लगता है कि ये पेंडेंट तुम्हारी तब मदद करेंगे जब मैं और फादर आसपास नहीं होंगे तुम लोगों के। इसके बाद अब टेबेथा भी अब पूछने लगती है कि आखिर अर्थर को ये मिले कहाँ से, मुझे भी ऐसे चाहिए। जिस पर विंसेंट कहता है कि माफ करना, पर ये एक लौते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद अर्थर भी अब उस पेंडेंट को एलेनोर को पहना देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे सिस्टर। भाई सोच कर देखो एलेनोर कितनी ज्यादा लकी है, वो सबसे सेफेस्ट बहन होगी।
अगले सीन में जीडियोन अब अर्थर को अपनी लैब में ले आता है। वहीं अर्थर भी कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो जीडियोन कहता है कि तुम अपने आप को लकी क्यों नहीं मानते हो, तुम्हें पता है ना कि काउंसिल के एम्प्लॉयज के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। तो अर्थर कहता है कि हाँ, तुमने मुझे काफी बार बता दिया इस बात के बारे में, शुक्रिया यहाँ लाने के लिए, मैं काफी इम्प्रेस हूँ। जिस पर जीडियोन कहता है कि क्या तुम ये चीज अपने चेहरे से दर्शा सकते हो, क्योंकि तुम देखकर काफी बोर लग रहे हो। तो अर्थर कहता है कि मैं एक्साइटेड होऊंगा ही कैसे, जब भी इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती है तब तुम मुझे बता ही देते हो कॉल पर। ये सुनकर जीडियोन कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें रात भर जो भी कॉल करी है उससे हम लोग ज्यादा क्लोज नहीं हुए हैं। जिस पर अर्थर कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, अपनी उम्र के दोस्त बनाओ। तभी जीडियोन अब उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बर्थडे जा चुका है, तुम्हारी बहन की बर्थडे पार्टी तो काफी कमाल की गई, क्या तुम्हारी भी ऐसी ही रही थी। जिस पर अर्थर कहता है नहीं, मैंने कहा था कि मेरी जो बर्थडे पार्टी है वो सिर्फ घर घर के फैमिली मेंबर्स के साथ हो। ये सुनकर जीडियोन कहता है कि लेकिन तुम अपनी बहन के बर्थडे पर तो काफी सारी लड़कियों से घिरे हुए थे। वैसे ये लो, मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे जा चुका है, पर ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। उस गिफ्ट को देखकर अर्थर कहता है कि ये क्या है, जरा इसे कम से कम रैप तो कर देते बर्थडे गिफ्ट में। ये सुनकर जीडियोन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। तो अर्थर कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं इसे खोल कर देखता हूँ। अर्थर के गिफ्ट के अंदर एक ब्रेसलेट होता है जिसे वो पहन लेता है और कहता है शुक्रिया इसे मेरे लिए बनाने के लिए। जिस पर जीडियोन कहता है कि तुम स्टीम इंजन बनाने में हमारी इतनी मदद कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें ये ब्रेसलेट क्यों चाहिए, तुम अपने 2 एलिमेंट्स एक साथ छुपाना चाह रहे हो। ये मत कहना कि तुम कम से कम 4 एलिमेंट यूज कर सकते हो, हा हा। तो अर्थर कहते हैं हाँ, मैं सही में 4 एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर जीडियोन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो पानी पी रहा होता है, इतना ज्यादा शौक होने की वजह से वो पानी ही अपने कोवर्कर के मुंह पे फेंक देता है। वो अर्थर से कहता है क्या तुम सही में 4 एलिमेंट यूज कर सकते हो, पर अगर तुमने मुझे ये ब्रेसलेट बनाने को कहा इसका मतलब है कि तुम अपने एलिमेंट्स के बारे में छुपाना चाहते हो, पर आखिर तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम 4 एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो अर्थर कहता है कि जितना तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना स्पेशल हूँ उतना ही फ्री चीजें तुम मुझे दोगे, है ना। ये सुनकर अब जीडियोन कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुम्हें पता है अगर ये चीज लोगों को पता चली तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। वैसे मैं भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम 4 एलिमेंट सही में यूज कर सकते हो। तो अर्थर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कभी ना कभी तो प्रूफ दिखाऊंगा ही। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उसे कहता है कि जो तुम ये शिप बना रहे हो स्टीम इंजन से, ये तो काफी जल्द बन रही है। तो जीडियोन कहते हैं हाँ, जब तुम अपने स्कूल ज्वाइन कर लोगे उसके थोड़े दिन बाद ये शिप रेडी हो जाएगी। हम भी अभी शिप को देखते हैं जो कि सही में काफी ज्यादा बड़ी है। अगले सीन में अर्थर अब वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है कि जीडियोन तो सही में काफी ज्यादा तेज है। एलेनोर का बर्थडे 4 महीने पहले था, उस टाइम से लेकर अब तक इसने पूरी टीम ऑर्गेनाइज कर ली है और इतना सब कुछ कर भी लिया। अगर ऐसे चलता रहा तो इस तरीके से मेरे को ट्रेनिंग का समय ही नहीं मिलेगा। वैसे अब क्योंकि जीडियोन ने मुझे ये ब्रेसलेट दे दिया है, अब मैं कोशिश कर सकता हूँ अपने विंड और अर्थ एट्रीब्यूट मैजिक को अपने फायर और वाटर मैजिक की तरह ताकतें बनाने की। अर्थर अब वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी अब वो एक बंदे से टकरा जाता है जो कि काफी नशे में होता है और उसके साथ 2 लड़कियां भी होती हैं। वो बंदा अब अर्थर से टकराने के बाद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें है या बटन है, दिखता नहीं है क्या। वो देखकर अर्थर अब सोचने लगता है कि हमेशा मैं अजीब लोगों से ही क्यों टकरा जाता हूँ। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हें इस तरीके से अनडिसिप्लिन नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर के लंबे बाल खींच देता है, मतलब उस पे से वो रबड़ निकाल देता है और कहता है कि लड़के को अपने बाल छोटे रखने चाहिए और मसल ताकतवर करनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा बोलकर वो उस रबड़ को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारा दूसरा लेसन ये है कि मुझसे माफी मांगो, वो भी अपने घुटनों पर आकर। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके अर्थर को नीचे बिठाने की कोशिश करता है, पर अर्थर तो बिल्कुल भी हिलता ही नहीं है। जो देखकर वो बंदा भी शौक होता है और कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं जा रहे हो। वहीं पर अर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि गलती है मेरी है कि मैं तुमसे टकराया हूँ, इसलिए मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ, पर मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा लो, नहीं तो तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। ये सुनकर वो बंदा भी डर जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, मैं ज़ायरस एकेडमी का एक प्रोफेसर हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। वहीं पर अर्थर उसे इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी वो बंदा अब अर्थर से कहता है कि देख कर लगता है कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो, इसका मतलब है कि तुम ज़ायरस एकेडमी के अंदर आओगे। जब तुम वहाँ पर आओगे तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर अर्थर भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं उस दिन का वेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसका पेंडेंट उसे वापस लौटा देता है। ये देखकर वो बंदा भी अब शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार इस लड़के ने मेरा पेंडेंट कब निकाल लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला।
अगले सीन में अर्थर अब जैसे घर पहुंचता है वहाँ पर सिल्विया और एलेनोर दोनों ही उसके ऊपर कूदने वाले थे, पर तभी अर्थर अपने मैजिक का यूज करके उन्हें दूर कर देता है और पूछता है कि मॉम कहाँ पर है। तो एलेनोर बताती है कि वो इलाइजा के साथ लिविंग रूम में है। दरअसल तुम्हें जायरस एकेडमी की तरफ से एक पैकेज मिला है। ये सुनकर अर्थर भी अब लिविंग रूम में जाता है, जहाँ पर इलाइजा अब अर्थर को बताता है कि देखो हमारी यूनिफॉर्म आ गई है। वहीं पर अब अर्थर भी अपनी यूनिफॉर्म को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि पहले मैं एक अनाथ था, फिर उसके बाद में राजा बना, उसके बाद में फिर से एक बच्चा बना, उसके बाद में एक एडवेंचरर बना और अब लगता है कि मैं फाइनली एक स्टूडेंट बनूंगा। दूसरी तरफ हम लोग को लूकस को, प्रिंसेस कैथलीन को और साथ में टेसिया को भी दिखाया जाता है। वो लोग भी एकेडमी में आने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अब बर्थर भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये दुनिया मुझे क्या क्या सिखाएगी। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ सीजन 2 यही खत्म होता है। अगले सीजन के अंदर भाई फाइनली अर्थर एकेडमी के अंदर जाने वाला है, जहां पर वो काफी सारे पावरफुल लोग से मिलेगा और काफी ज्यादा कमाल के एडवेंचर करेगा। वो सीजन भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अगर तुम लोग को वो सीजन भी देखना है तो जल्दी इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी लाइक एम नहीं रख रहा हूँ, पर फिर भी भाई 2000 लाइक्स कर देना। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने रखते हैं। अगली वीडियो से भाई सीजन 3 के पार्ट्स आने वाले हैं, तो एक्साइटेड हो जाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।